ये कहानी शुरू होती है 1940 से। भारत की आजादी को लेकर आंदोलन जोरों पर थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को इन आंदोलनों की खबरें लगातार मिल रही थीं। वहीं इंडिया में रहने वाले कई ब्रिटिश अफसर उनसे भारत को आजादी देने की दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन चर्चिल ने आजादी देने से साफ इनकार कर दिया। वो खुलेआम कहता था कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि भारत को आजाद करके ब्रिटेन का दिवाला निकाल दूं। ब्रिटेन इतना कमजोर नहीं है कि वो भूखे नंगे भारतीयों को कुचल ना सके। चर्चिल को लगता था कि इंडिया को कंट्रोल करना ब्रिटेन के लिए काफी आसान होगा, लेकिन उसका वहम तब टूट गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ब्रिटेन को घेर लिया। हिटलर ने ब्रिटेन पर बमबारी शुरू कर दी और देखते ही देखते ब्रिटेन खस्ता हाल हो गया। जैसे तैसे चर्चिल ने ब्रिटेन को हारने से बचाया, लेकिन 1945 के ब्रिटिश इलेक्शन में वो खुद ही हार गया। अब लेबर पार्टी के क्लेमेंट रिचर्ड एटली ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने भारत को आजादी देने का फैसला किया। ये तय हुआ कि 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर भारत के नेताओं को सरकार चलाना सिखाया जाएगा। 1947 में आजादी दी जाएगी। इसके बाद इंडिया में इलेक्शन होंगे और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह यहाँ के लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। हालांकि ये सब कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि तब भारत के ज्यादातर लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि इलेक्शन होते क्या हैं। देश की 88% जनता पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें वोट डालना भी नहीं आता था। महिलाओं को तो अपना नाम बताने में भी झिझक होती थी। जब उनसे नाम पूछा जाता तो वो अपने पिता या पति का नाम बता देती। चैलेंज ये भी था कि पहाड़ों की ऊंचाइयों और इंडियन ओशन के आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के वोट कैसे लिए जाएंगे। लेकिन इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसके चीफ बने एक इंडियन सिविल सर्वेंट सुकुमार सेन। उन्होंने कोलकाता और लंदन से अपनी स्टडीज की थी। वो मैथ्स में मास्टरमाइंड थे। कहते हैं कि सेन ने इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी तब ली जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत में सक्सेसफुली इलेक्शन हो ही नहीं सकते। चर्चिल कहता था कि भारतीय सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और पॉलिटिकल वॉर में भारत खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बता रहे थे। वहीं खुद नेहरू को भी इसकी सक्सेस पर डाउट था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनवाकर लोगों को वोट देना सिखाया। लोग कैंडिडेट्स को पहचान सके, इसलिए हर कैंडिडेट के नाम के आगे चुनाव चिन्ह लगवाए। 2 साल की प्लानिंग और 4 महीने की वोटिंग प्रोसेस के बाद कैसे इलेक्शन कमीशन ने करवाया दुनिया का सबसे ऐतिहासिक चुनाव। इसकी कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब भारत को नई नई आजादी मिली थी और इंटरिम गवर्नमेंट देश की सत्ता संभाल रही थी। तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल उस वक्त रियासती विभाग के चीफ थे और रियासतों को एक एक कर भारत में मिलाने जैसा इंपॉर्टेंट काम भी उन्हें ही करना था। वहीं नेहरू का फोकस नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर था। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट को देश में चुनाव करवाने थे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था और ये सरकार जनता की चुनी हुई नहीं थी। जनता अपनी सरकार खुद चुन सके, इसलिए इलेक्शन करवाना जरूरी था और फेयर इलेक्शन हो सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना। 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 15 दिसंबर को पटेल दुनिया से अलविदा कह गए और इसके बाद कांग्रेस की पूरी कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। अब नेहरू सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकते थे। कहते हैं कि पिछली सरकार में सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से नेहरू के कई बार डिस्प्यूट हुए थे, जिससे उन्होंने 2 सबक सीखे। पहला ये कि गृह और रक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उनके लिए लॉयल हो, और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट ऐसा हो जो उनकी बात माने। नेहरू कांग्रेस को अपने हिसाब से डिजाइन करने लगे और इस बात से खफा होकर कई नेता उनसे अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होकर जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी और नेहरू के कैबिनेट से अलग होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी बना ली। हालांकि ये सब पार्टीज नई नई थी, वही कम्युनिस्ट पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं थी। नेहरू को भरोसा था कि उनके लिए कंपटीशन ज्यादा टफ नहीं होगा, इसीलिए वो इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन सवाल ये था कि मुख्य चुनाव आयुक्त
यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया जाए। तब नाम आया सुकुमार सेन का। 1899 में बंगाल में पैदा हुए सुकुमार सेन बचपन से ही ब्रिलियंट थे। उन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन यूनिवर्सिटी से स्टडीज की थी। महज 22 साल की उम्र में ही वो आईसीएस बन गए थे। 1921 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद 1947 में उन्हें बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, जो ब्रिटिश इंडिया में आईसीएस ऑफिसर्स की टॉप रैंक हुआ करती थी। सेन मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, डेटा में उनकी मास्टरी थी। यही वजह थी कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाकर कोलकाता से दिल्ली लाया गया। इधर भारत सरकार ने यह तय किया कि भारत में यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शन करवाए जाएंगे, यानी कि हर उस शख्स को वोट डालने का अधिकार होगा जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। अब एक तरफ दुनिया की कई वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी थी जहां सिर्फ अमीरों को ही वोट डालने का हक था, मजदूरों और महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। वहीं भारत ने ये अधिकार सबको दिया था। भारत का ये फैसला कई मायनों में अहम था, लेकिन इतने सारे वोटर्स से वोटिंग करवाना कोई हंसी खेल नहीं था। इस फैसले को सही साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर तैयारियां करनी थी। तभी तो दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद सुकुमार सेन ने अपनी टीम बनाई और चुनाव की तैयारियों में जुट गए, जिसमें सबसे पहला काम था वोटर लिस्ट बनाने का। इस काम के लिए 16,500 लोगों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। ये लोग घर घर जाकर वोटर्स की डिटेल नोट करते और वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ते। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर महिलाएं घूंघट में रहती थीं। वो ना बात करती, ना नाम बताने को तैयार होती। नाम पूछने पर वो पति या पिता का नाम बता देती। इसलिए 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पड़े। इधर दूसरी समस्या ये भी थी कि हमारे यहाँ के ज्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। जब वो लोग नाम ही नहीं पढ़ पाते तो वोट कैसे देते? इसका समाधान निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया। फर्जी वोटिंग से बचने के लिए इंडियन साइंटिस्ट ने खास तरह की एक इंक तैयार की, जो वोटर की उंगली पर एक हफ्ते तक बनी रहती थी। इतिहास बताता है कि उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम तो थी नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से वोटिंग करवानी थी। इतने बैलेट पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए उन्हें पोलिंग बॉक्स भी चाहिए थे। अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि ईसी ने 20 लाख पोलिंग बॉक्स बनवाए और इन्हें देश के कोने कोने में पहुंचाना शुरू कर दिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पोलिंग बॉक्स पहुंचाने के लिए ईसी ने खास तौर पर ब्रिज बनवाए। वहीं आइलैंड्स तक इन्हें पहुंचाने के लिए इंडियन नेवी की मदद ली। इतिहास बताता है कि उस दौर में हर एक बैलेट पेपर पर कैंडिडेट का नेम और चुनाव चिन्ह प्रिंट होता, जिसमें वोटर को अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम पर निशान लगाकर इसे पोलिंग बॉक्स में डालना होता था। इस प्रोसेस को समझाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई। उस वक्त पूरे इंडिया में 3000 थिएटर्स थे और हर थिएटर में लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी। इस तरह 12 महीनों की मेहनत के बाद 1951 में सुकुमार सेन और उनकी टीम इलेक्शन की तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी थी, जिसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। क्योंकि असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ होने थे, इसीलिए देश भर की पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव प्रचार में जुट गईं। नेहरू का इलेक्शन कैंपेन 1 अक्टूबर को शुरू हुआ। उन्होंने अपना पहला स्पीच लुधियाना में और दूसरा स्पीच गांधी जयंती पर दिल्ली में दिया। अंबाला की स्पीच में उन्होंने महिलाओं से घूंघट यानी कि पर्दा प्रथा छोड़ने की अपील की, तो कई जगहों पर उन्होंने पार्टी छोड़ चुके कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और अंबेडकर जैसे लीडर्स की तारीफ भी की थी। उस वक्त जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी 254 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही थी और नेहरू को यह दुख था कि उन्हें इनका विरोध करना पड़ रहा है। वो कहते थे कि इस पार्टी में मेरे पुराने मित्र शामिल हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूँ। नेहरू ने 9 महीनों के भीतर सड़क, ट्रेन और प्लेन के जरिए देश का कोना कोना नाप दिया, लेकिन कांग्रेस के पास तो इतना फंड ही नहीं था कि वो एयरक्राफ्ट यूज कर सके। और ऐसे में नेहरू अपने कैंपेन के लिए सरकारी प्लेन का यूज कर रहे थे। इसी बात पर विवाद हो गया। अपनी किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में राइटर दुर्गादास लिखते हैं कि नेहरू को भी ये ठीक नहीं लग रहा था। तब ऑडिटर जनरल ने उन्हें समझाया कि उनके प्लेन में सफर करने पर सरकार को ही फायदा है। वो ऐसे कि भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी सिक्योरिटी का खर्च भारत सरकार को उठाना था। अगर वो ट्रेन में जाते तो उनकी सिक्योरिटी के लिए लोग भी ज्यादा लगते,
लेकिन अगर वो प्लेन में ट्रैवल करते तो बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती, जिससे सरकारी खर्चा भी बचता। ऑडिटर जनरल के समझाने पर वो प्लेन यूज करने के लिए मान तो गए, लेकिन ये रूल बनाया कि वो गवर्नमेंट को एक शख्स के ट्रैवलिंग का किराया देंगे। सिक्योरिटीज के ट्रैवलिंग का पैसा सरकार देगी, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई भी मेंबर उनके साथ प्लेन में बैठता है तो वो अपना फेयर खुद देगा। इस तरह प्लेन से बहुत कम खर्चे पर नेहरू ने देश के कोने कोने में कांग्रेस का प्रचार किया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि उस दौर में 3 पॉलिटिकल मर्डर हो चुके थे, जिनमें जॉर्डन के बादशाह, ईरान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली शामिल थे। दूसरी तरफ वियतनाम में फ्रांसीसी सोल्जर्स और वियतमिन लड़ रहे थे। यूएन की आर्मी नॉर्थ कोरिया से लड़ रही थी। अमेरिका ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। और इन बर्ड सिनेरियोस को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज नेहरू की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। हालांकि नेहरू को अपनी रैली में सिक्योरिटीज को देखकर चिढ़ मच जाती थी। वो नाराज ना हो इसलिए पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में घूमना पड़ता था। नेहरू और शास्त्री कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। कहते हैं कि नेहरू ने 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। कहते हैं कि उस वक्त कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उनके टिकट पर खंबा भी चुनाव जीत जाता। इसलिए पार्टी में टिकटों को लेकर काफी मारामारी मची थी। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने भी जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। हर पार्टी के नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी थी जिसका प्रचार खुद रेडियो मॉस्को कर रहा था। ये रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का कैंपेन करवाता था। कॉन्टिनेंट डिसाइड्स में लॉर्ड बर्डवुड लिखते हैं कि दिल्ली की दीवारों, सड़कों और यहाँ तक की मूर्तियों तक पर कैंपेन के पोस्टर लगे हुए थे। अपने कैंपेन के लिए लोगों ने जानवरों की पीठ पर भी नारे लिख दिए। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर आवारा जानवरों की पीठ पर लिखा रहता था कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा मद्रास में द्रविड़ कशंगम और पंजाब में अकाली दल समेत तमाम पार्टियों ने जोरदार प्रचार किया। अंबेडकर भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से अपनी नई पार्टी बना चुके थे और कुल मिलाकर 14 नेशनल और 40 रीजनल पार्टीज चुनावी मैदान में थी, जिनकी कैंपेनिंग ने देश में इलेक्शन के माहौल को रंगारंग कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन भी चुनाव की तैयारियां पूरी कर चुका था और अब बारी थी वोटिंग की। इतिहास बताता है कि उस वक्त स्टेट और पार्लियामेंट की टोटल 4500 सीटों पर इलेक्शन होने थे, जिसमें से 499 सीटें पार्लियामेंट की थी। 25 अक्टूबर 1951 हिमाचल प्रदेश की चीनी में पहला वोट डाला गया। इसके बाद अलग अलग फेज में वोटिंग हुई और कुल मिलाकर 4 महीनों तक वोटिंग प्रोसेस चला। केरल के कोट्टायम में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में सबसे कम सिर्फ 20% वोटिंग हुई। इन चुनावों में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिनमें 85% लोग पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। पूरे देश में अशिक्षा के बावजूद 45.7% वोटिंग हुई। वहीं हैदराबाद में भारत से लड़ने वाले निजाम ने सबसे पहला वोट डाला। फरवरी के आखिर तक देश भर में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब बारी थी नतीजों की। इन नतीजों में कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। पार्लियामेंट की 364 और असेंबली की 2247 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन कई दिग्गज नेताओं की हार ने सबको चौंका दिया। राजस्थान से जयनारायण व्यास, बम्बई से मोरारजी देसाई, नॉर्थ बॉम्बे से भीमराव अंबेडकर और फैजाबाद से जेपी कृपला ने चुनाव हार गए। कम्युनिस्ट पार्टी को 16, जनसंघ को 3, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 और जेपी लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी को महज 12 सीटें मिली। वहीं 364 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ नेहरू को देश के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का दर्जा मिला और अगले 16 सालों तक उन्होंने देश की सरकार चलाई। वहीं इतने बड़े देश में सक्सेसफुली इलेक्शन करवाने के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दुनिया भर में तारीफें हुई। सुकुमार सेन को चुनाव करवाने के लिए विदेशों से ऑफर आने लगे। सूडान का फर्स्ट इलेक्शन करवाने के लिए उन्हें खास तौर पर बुलाया गया। इंडिया का सेकंड इलेक्शन भी सेन ने करवाया, जिसमें उन्होंने पहले इलेक्शन से बचे लाखों बैलेट बॉक्स का यूज करके सरकार के 4.5 करोड़ रुपए बचा लिए। इस तरह फेयर इलेक्शंस की बदौलत भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री का तमगा मिला। वहीं पाकिस्तान में कभी कोई सरकार 5 सालों तक टिक ही नहीं पाई
उधर जो चर्चिल कहता था कि भारतीयों की भाषा मीठी तो होगी लेकिन उनका दिल बेवकूफियों से भरा होगा, आज उसी के देश को एक भारतवंशी लीड कर रहा है। कहते हैं कि पीएम बनने के बाद जब नेहरू चर्चिल से मिले तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम आपसे डरते नहीं हैं। हालांकि अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में सीपी श्रीवास्तव बताते हैं कि सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेहरू अपने काम से काफी बोर हो गए थे। वो चाहते थे कि उनकी जगह पीएम बनने का मौका किसी और को मिले, इसलिए 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने रिजाइन भी करना चाहा। अपने स्पीच में नेहरू ने खुद कहा कि मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के 40 साल बेमिसाल रहे हैं। मैं भी इस बोझ को नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं। कहते हैं कि नेहरू ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को अपना रेजिग्नेशन लेटर पहले ही भेज दिया था और हिमालय पर जाने के लिए बाकायदा टिकट्स तक बुक करा लिए थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस नेताओं ने नेहरू से कहा कि देश आपको ही चलाना पड़ेगा, जिसके बाद नेहरू ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। अब वो जमाना सोशल मीडिया का तो था नहीं, इसलिए दुनिया भर के देशों में नेहरू की रेजिग्नेशन वापस लेने के बाद कुछ दिनों बाद पहुंची। तब देश विदेश से हजारों टेलीग्राम आए जिनमें उन्हें इस्तीफा वापस लेने की बधाई दी गई थी। इतिहास बताता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते कायम करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनकी इस कोशिश को झटका तब लगा जब चीन ने धोखा देते हुए भारत पर हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच 1962 की जंग हुई और 20 नवंबर को नेहरू ने भारत की हार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नेहरू चारों तरफ से घिर गए। कांग्रेस के नेता ही उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगे। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी लिखने वाले सर्वपल्ली गोपाल बताते हैं कि उस वक्त राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने भी अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नेहरू के फैसले पर सवाल उठाए थे। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताने लगे। इस हार का असर ही कहें कि नेहरू धीरे धीरे बीमार होने लगे थे। तबीयत ठीक करने के लिए उन्हें साल भर कश्मीर जाना पड़ा, जहां रहकर वो फिजिकली ठीक तो हो गए लेकिन मेंटली हील नहीं हो पाए। मई 1964 में नेहरू दिल्ली वापस लौट आए, लेकिन 27 मई को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। नेहरू की पीठ में तेज दर्द उठा। उनके चेकअप के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम आई, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुके थे। बेहोशी की हालत में ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से अलविदा कह गए। कहते हैं कि नेहरू ने अपने देहांत से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। उन्होंने साफ लिखा था कि उनका कोई कर्मकांड यानी कि 13वीं वगैरह ना की जाए। उन्होंने लिखा था कि मैं पूरी गंभीरता से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूं तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाए, उनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाए। मैं चाहता हूँ कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए, वहां से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। नेहरू के जाते ही भारत की राजनीति में एक युग का अंत हो गया, लेकिन कांग्रेस के सामने सवाल ये आ गया कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। कहते हैं कि मोरारजी देसाई पीएम बनने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उन्हें किनारे लगा कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री कैसे बनाया। इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। देश के बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन से सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।